जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और आज आपका होगा मॉडल पेपर सेट 8। सेट नंबर 8 है आपका और एक कदम सफलता की ओर निश्चित रूप से धीरे धीरे करके जो है हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों ने इस सीरीज में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। निश्चित रूप से जो है आपका उत्साह यहाँ पे सराहनीय है और इसी तरह से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अगर आप आगे बढ़ते जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका लक्ष्य आपको 100% मिलने वाला है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस शासक को कलंदर के उपनाम से भी जाना जाता है ना। किस शासक को कलंदर के उपनाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर हुमायूं। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और फिर इसके बाद चर्चा करते हैं जो प्रश्न इसके आगे पीछे से बन सकते हैं। देखिएगा, कलंदर के उपनाम से किसे जाना जाता है? जो प्रश्न का उत्तर आपका होगा वह तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी बाबर को जो है कलंदर के उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा बाबर को जो है आप उपवनों का राजकुमार भी कहते हैं। बहुत ही प्रकृति प्रेमी था, है ना। अपने मतलब इसमें कई बाग बगीचे का निर्माण भी करवाया था, तो इसे उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है। मुगल वंश का संस्थापक रहा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखिएगा, 1526 से लेकर, देखिए 1526 से लेकर 1530 तक ये भारत में रहा और इस दौरान अधिकांश समय वह युद्धरत ही रहा था। मैक्सिमम जो है इसने युद्ध ही किया था। 1526 में आपका पानीपत का पहला संग्राम होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर विजयी होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, इसमें बाबर आपका विजयी रहता है। 1528 की बात करिएगा तो 1528 में जो है बाबर का युद्ध जो होता है वह चंदेरी का युद्ध होता है बेदनी राय के साथ। और 1529 की अगर बात कर लीजिएगा तो 1529 में इसका युद्ध घाघरा के साथ होता है, अफगानों के साथ, है ना। तो 4 वर्ष लगातार ये युद्ध लड़ा था और पानीपत का पहला संग्राम भी आपसे पूछा जाता है और खानवा का युद्ध भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अकबर बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है मुगल काल का, और अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि यह शासक जो है पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, निरक्षर था, लेकिन उसके बाद भी इसकी बुद्धिमत्ता के किस्से जो हैं फेमस हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अकबर का पिता हुमायूं की अगर बात करिएगा तो इसने जो है एक दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनाया था। पुस्तक प्रेमी था, पुस्तक पढ़ा करता था, और अंत में जो है दीन पनाह से गिर के ही इसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा, कलंदर के उपनाम से कौन फेमस है यहाँ पे, तो उत्तर आपका हो जाएगा बाबर, जहुरुद्दीन बाबर, है ना। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को आप उत्तरी पिनाकिनी के नाम से भी जानते हैं? किस नदी को उत्तरी पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में आपको दामोदर दिया है, दामोदर नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी और पेन्ना नदी, है ना। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर और उसके बाद इस प्रश्न की झन्नाटेदार व्याख्या, क्योंकि निश्चित रूप से जो है इस प्रश्न की व्याख्या से आपको मिलने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, है ना। प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए, किस नदी को आप उत्तरी पिनाकिनी कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है पेन्नार नदी, और इस नदी को जो है आप उत्तरी पिनाकिनी के उपनाम से भी जानते हैं, है ना। प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसके जो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं उसकी व्याख्या, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं इस बात पे बार बार जोर देता हूँ कि 1 लाइनर से ज़्यादा आप व्याख्या को ध्यान रखिएगा। कापी पेन साथ लेके बैठिए, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको आप अक्षरशः नोट करिएगा, फेयर नोट्स बनाइएगा, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो 10 दिन 15 दिन पहले उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो उत्तरी पिनाकिनी के नाम से कौन फेमस है? पेन्नार। अगर मैं दामोदर की बात करूं तो दामोदर नदी जो है निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, है ना। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है
झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। और दामोदर के बारे में कहा जाता है कि यह नदी छोटा नागपुर के पठार के 2 भागों में डिवाइड करेगी, एक तो हजारीबाग का पठार और एक आपका रांची का पठार। ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, इसी दामोदर को आप जैविक मरुस्थल की नदी या जीवाश्मों की नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी दामोदर के बारे में। भारत की कोयला नदी के नाम से भी दामोदर को आप पुकारते हैं, और साथ ही साथ इस दामोदर को आप बंगाल का सूख भी पहले कहते थे, जब 1948 के पहले, है ना। अब अगर चंबल की आप बात कर लीजिएगा, तो चंबल नदी जो आपकी है निकलती कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित एक पहाड़ी आपके पड़ती है जनापाव, है ना। जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, 3 राज्यों में प्रवाहित होगी। एक तो एमपी में बहेगी, एमपी के बाद राजस्थान में जाती है, और फिर जो है यूपी में आती है। यूपी में इटावा के समीप मिल जाती है यमुना, यानी यमुना की सहायक है। चंबल नदी के बारे में कहा जाता है कि यह नदी जो है, इसमें घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, यानी घड़ियाल का पालन किया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी अगर आपसे पूछी जाती है, तो इसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा। नर्मदा सबसे इम्पोर्टेंट नदी होगी आपके लिए। पहली चीज़ नर्मदा के बारे में, निकलती कहाँ से है, तो यह निकलती है अमरकंटक, मध्य प्रदेश से निकलेगी। एमपी के बाद महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। और नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ना। खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और 2 पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है। एक पर्वत का नाम अगर मैं आपसे कहूँ विंध्याचल है, और नीचे आपका सतपुड़ा है, इसी के बीच में आपकी बहती है नर्मदा। तो एक प्रश्न आपसे यह भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है, तो आपको बताना होगा नर्मदा, है ना। मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट जो है इस नदी के द्वारा विश्व प्रसिद्ध धुआंधार वाटरफॉल बनाया गया है, जलप्रपात बनाया गया है, जो कि एग्जाम में हमेशा आपसे पूछ लिया जाता है। और नर्मदा के बारे में एक चीज़ यह भी कही जाती है कि नर्मदा को आप मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, है ना, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसी नर्मदा को आप कुंवारी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो 2 उपनाम इसके हो जाएंगे। सबसे लास्ट में जो एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा, नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी 2 नदियाँ हो जाएंगी जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो देखिए, इसी प्रश्न से आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। प्रश्न पूछा गया था किस नदी को उत्तरी पिनाकिनी कहा जाता है, पेन्नार। और बाकी 3 नदियों से जो प्रश्न आपके बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसीलिए जो है मैं ऑप्शन की व्याख्या पे बल देता हूँ, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके मिलेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, देखिए इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल परिवहन संबंधित है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ जलमार्ग संख्या का नाम दिया है और दूसरी तरफ जो है आपका दिया है किन 2 स्थानों के बीच में, है ना। 3 ही दिया है ना, 3 जलमार्ग आपका है और 3 स्थान। आप देखिए कौन कौन सुमेलित है वो आपको दिख रहा है। सबसे पहले अगर इलाहाबाद से हल्दिया, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की बात करिएगा, तो यह जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, ये आप तो बिल्कुल सुमेलित है ना। गंगा नदी पर स्थित है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वह किस वर्ष हुआ है, तो आप बताएंगे 1986 में, ठीक है ना। ये फैक्ट आपको सुमेलित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 वह असम में है, सादिया से धुबरी के बीच में है, तो यहाँ पे बी भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सुमेलित होगा। सादिया से धुबरी असम में है पूर्ण रूप से, और किस नदी पर है, तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए कब हुआ है, तो 1988 में, है ना। 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का नगरीकरण हुआ है। पहला जलमार्ग गंगा नदी पर, दूसरा जलमार्ग आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, है ना। तीसरा जो जलमार्ग आपका है दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, और यह भी आपका बिल्कुल आपका क्या है, सही है। यह केरल राज्य में है, केवल 205 किलोमीटर है और देश का सबसे छोटा जलमार्ग है ना। तो ये 3 फैक्ट। यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा, जो आपका यहाँ पे सही उत्तर होने जा रहा है वह ऑप्शन डी आपका सही होगा। उपयुक्त सभी फैक्ट क्या है यहाँ पे सुमेलित हैं, और इस ऑप्शन को मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लाइनर चीज़ तैयार नहीं करनी है। मुझे ये देखना है कि इसके आगे पीछे जलमार्ग से अगर प्रश्न बने
अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनता है तो आपका गलत ना होने पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा। तो दिया गया है भारतीय संविधान का मूल रूप किसके हाथों के द्वारा लिखा गया है, किसके हाथों से लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, जल्दी पूछा नहीं जाता है, फिर भी वन लाइनर रूप में ही इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, मे भी हो सकता है पूछा जाए आपसे। भारतीय संविधान का मूल रूप किसके द्वारा लिखा गया है, किसके हाथों से लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दिया है, रफ़ी अहमद किदवई दिया है, कैलाश नाथ काटजू दिया है और कन्हैया मानिकलाल मुंशी दिया है। किसके द्वारा जो है संविधान मूल स्वरूप लिखा गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रेम नारायण रायजादा। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और थोड़ा सा उलझाऊ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं इस प्रश्न को भी छोड़ेंगे नहीं, है ना। देखिए, एक तरफ देश का नाम दिया गया है और एक तरफ संबंधित राजधानी दिया गया है। आपको मिलान करना है कि किस देश की राजधानी किससे रिलेटेड है ना। देखिए, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये मध्य एशिया के 4 देश, बिश्केक, दुशांबे, अशखाबाद और ताशकंद, है ना। देखिएगा, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी मैं इस पर जोर देता हूँ कि मध्य एशिया के जो देश है ना, ये 4 यहाँ पे, एक और इसमें एक आपका आ जाएगा। मध्य एशिया का देश, पश्चिमी एशिया का देश और दक्षिण पूर्वी एशिया का देश, यहाँ की राजधानी ज़्यादा पूछी जाती हैं। और वही चीज़ यहाँ पे आपका है, यूपी पुलिस में ये आ चुका क्वेश्चन है ना। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? देखिए, थोड़ा सा मैं कलर डिफरेंट करूँ, नहीं, ज़रूरत नहीं करने की। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो आप बताएंगे दुशांबे, है ना। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो जाएगी, यानी पहला का 2 हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? आप कहेंगे बिश्केक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी ताशकंद है, यानी 4 आपका हो जाएगा। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये आपकी दुशांबे है, अशखाबाद है, और इसका 3 हो जाएगा, है ना। तो सिनेरियो जो आपका निकल के आ रहा है 2 1 4 3, है ना। 2 1 4 और 3, ये सिनेरियो आपका निकल के आ रहा है। जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए वह उत्तर आपका यहाँ पे रैंक हो जाना चाहिए। देखिए, ये ऑप्शन आपका दिया गया है 2 1 4 दिन, ऑप्शन बी में ही आपको मिल रहा है, ऑप्शन बी में ही आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। बी आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तीसरे चौथे ऑप्शन की जरूरत ही आपको नहीं पड़ी। चलिए, प्रश्न संख्या 6 लिया गया है, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। हॉट स्पॉट शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, किस वैज्ञानिक के द्वारा, ये आपसे पूछा गया है। टांसले है, वाल्टर जे रोसेन है, अर्नस्ट हेकल है या फिर नॉर्मन मायर्स है ना। देखिएगा, पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊं और उसके बाद तीनों ऑप्शन जो शेष दिए गए वहाँ से भी प्रश्न आपके बहुतायत मात्रा में बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है, किसने हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया है? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी, नॉर्मन मायर्स के द्वारा, है ना। ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। मेरा प्रश्न आपसे, वर्तमान समय में भारत में कुल हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तप्त क्षेत्र कितने हैं भारत में, या उष्ण क्षेत्र कितने हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। बाकी की व्याख्या करता हूँ। एजी टांसले हैं, वाल्टर जे रोसेन है, अर्नस्ट हेकल है ना। डब्ल्यू जे रोसेन ने जो है प्रयोग किया था बायोडाइवर्सिटी का, जैविकता के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आप बताइएगा, डब्ल्यू जे रोसेन। अर्नस्ट हेकल की अगर बात करिएगा, अर्नस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और वहीं अगर टांसले की बात करिएगा तो इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ये तीनों ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं अधिक मात्रा में। फिलहाल प्रश्न का उत्तर क्या था आपका? हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग करने वाले नॉर्मन मायर्स। टांसले ने किसका प्रयोग किया? इकोसिस्टम का। वाल्टर जे रोसेन ने किसका प्रयोग किया? बायोडाइवर्सिटी का। और अर्नस्ट हेकल ने किसका प्रयोग किया? आप बताएंगे इकोलॉजी का। प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यकाल मतलब धार्मिक इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है। पूछा गया है, किस नदी के किनारे पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, है ना। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहिए, किस नदी के तट पर इनको ज्ञान मिला था? ऑप्शन दिया है, ऋजुपालिका नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर फल्गु नदी, है ना।
इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी किनारे मिला है? तो फल्गु नदी आपका उत्तर सही होगा। और इसी फल्गु को जो है आप निरंजना, या तो निरंजना कह लीजिएगा, या फिर इसी को आप फल्गु निरंजना, या एक नाम इसका और मिलता है, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है ना, पुनपुन नदी, निरंजना या पुनपुन कह लीजिएगा, ये नाम इसके मिलते हैं। इस नदी किनारे पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तो रही बात महात्मा बुद्ध के लिए। अगर आपसे पूछ देता किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान मिला था, तो आप बताइए गिरिशपालिका नदी किनारे। कोसी नदी बहुत ही फेमस है और गंगा की सहायक नदी है। इस नदी को आप बिहार का शोक भी कहते हैं, है ना। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? निम्नलिखित में से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है और लॉर्ड कैनिंग है। देखिए प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। ये चारों ही जो ऑप्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, हमेशा आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं, हमेशा आप लोग गलत करते हैं। आज आपकी हो जाएगी पूरी कन्फ्यूजन दूर, है ना। पहले प्रश्न का उत्तर, भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया है, पूरे भारत की बात हो रही है। उत्तर आपका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 का चार्टर अधिनियम था और इस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब अगर अन्य ऑप्शन को देखा जाए तो जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड कैनिंग की बात करिएगा तो लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल भारत के और पहले वायसराय थे। तो इन चारों ही ऑप्शन को आप स्पेशली याद रखिएगा। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, कैनिंग तक, ये चारों ही आपसे पूछे जाते हैं। फिर से देखना चाहें देख लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय। इनके साथ एक और नाम आप याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। सी राजगोपालाचारी को याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछे जाते हैं तो आपका सी गोपालाचारी आपके हो जाएंगे। तो ये पांचों मिलके जो है परीक्षाओं में हमेशा आपको परेशान करते हैं। आज इनका आप क्या करिए, खात्मा, है ना। चलिए आज के सेशन का जो 9वां क्वेश्चन आपका होगा, भूगोल से लिया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी झील प्रधान यामोत्तर रेखा पर स्थित है ना। कौन सी झील प्रधान यामोत्तर रेखा पर स्थित है या जियोमेट्री पर स्थित है, या इसी को शून्य रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा है। विश्व का समय इसी जियोमेट्री से निर्धारित किया जाता है और लंदन में एक स्थान ही पड़ता है, एक शहर ही पड़ता है, ग्रीनविच। इसी कारण इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। कौन सी झील है, तो आप देखिए उत्तर आपका क्या दिया है, विक्टोरिया झील, टिटिकाका झील, नासिर झील और वोल्टा झील। पहले प्रश्न का उत्तर और उसके बाद इन चारों ऑप्शन की व्याख्या, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कौन सी झील प्रधान यामोत्तर पे है, जियोमेट्री रेखा पर स्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, है ना। वोल्टा झील घाना में स्थित है और जियोमेट्री रेखा पर स्थित विश्व की एकमात्र झील। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि कौन सी झील विषुवत रेखा पर स्थित है, तब उत्तर आपका हो जाता है विक्टोरिया, है ना। कौन सी झील विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा पर स्थित है, विक्टोरिया झील बताइएगा। 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया, है ना, 3 देशों की सीमा को टच करती है और विश्व की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ना। टिटिकाका मोस्ट इंपॉर्टेंट झील होगी आप लोग के लिए और यह झील जो है बोलीविया और पेरू 2 देशों के बॉर्डर पे है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य झील होगी। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। सबसे लास्ट में नासिर झील की बात करिएगा, कहाँ पर स्थित है, मिस्र में, और इसके बारे में कहा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित
विश्व की एकमात्र झील वह नासिर झील है, मिस्र में इसकी लोकेशन होगी। और वोल्टा के बारे में तो आपको पहले मैंने बता दिया है, यह जो झील है वह जीएमटी रेखा पर स्थित है, ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे ना। चलिए, ये आपका 10वां क्वेश्चन, और इस तरह से हमने आधा रास्ता तय कर लिया है आज के सेशन का। आप लोग धैर्य बनाए हुए हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से जो है आपके धैर्य यह दिखा रहा है कि आपके अंदर पुलिस की वर्दी पाने की ललक है, और यही ललक जो है आपको सुबह सुबह इतने ठंडे में उठ के जो है ऑनलाइन रहने पर मजबूर करती है। वैसे ये समय जो है बहुत आपका सोने वाला होता है, जल्दी आपको नींद खुलती नहीं है, लेकिन अगर आप 6 बजे सुबह के ऑनलाइन अगर आ जा रहे हैं ना, तो बहुत आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए, है ना। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आपको इस भाई का प्रयास थोड़ा भी सराहनीय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और अधिक से शेयर करिएगा, ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ इसकी वास्तव में ज़रूरत है ना। आइए, प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा। साइंस का क्वेश्चन है आपका। फ्रैंक विटल के द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। जेट इंजन का, विद्युत चुंबकत्व का, बेंजीन एवं तरल गैस का, या फिर विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए होगा। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधे वन लाइनर रूप में इसको आप लिख सकते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग कर भी लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये गलत होने वाला चांस नहीं है ना। क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ परमाणु भट्टियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दी गई है। कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। देखिए, रावत भाटा राजस्थान में है। र से रावत भाटा याद रखिएगा, र से राजस्थान याद रखिएगा। बिल्कुल सुमेलित है आपका, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये बिल्कुल आपको सुमेलित है। कैगा कर्नाटक में है, क से कर्नाटक और क से कैगा याद रखिएगा, ये भी सुमेलित है। कुदानुकुलम तमिलनाडु में है और यह भी आपका सुमेलित है ना। तो 3 तो आपके सुमेलित है। चूँकि यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल में नरौरा जो परमाणु विद्युत केंद्र है वह उत्तराखंड में नहीं पड़ता है, बल्कि ये कहाँ पड़ता है तो आप बताइएगा, बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहाँ आपका है, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये तो आपका 4 हो गया। इसके अलावा एक आप याद रखिएगा, कलपक्कम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में आपका पड़ता है। और एक आपका है गुजरात में, काकरापार, जो कि गुजरात में आपका है ना। तो ये आपके नाभिकीय रिएक्टर्स हो गए, इनको आपको ध्यान देना होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा। तो संविधान से लिया गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। उपाधियों का अंत, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन और 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 किससे रिलेटेड है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान आपका अनुच्छेद 20 के तहत आपका दिया गया है ना। अन्य को देख लिया जाए तो उपाधि का ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, और किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों संबंधित प्रावधान आपका कहा गया है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। मेला है यूपी के, यूपी कुछ मेले दिए गए हैं और संबंधित क्षेत्र आपको दिए गए हैं। पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, देवीपाटन मेला बलरामपुर, ददरी मेला गोरखपुर, या फिर देवा शरीफ बाराबंकी। ये भी आप गलत करेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेला तो मैंने आपको पूरा रटवा दिया है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ये तो ददरी मेला आपका है ना, ये आपका सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका होगा। ददरी मेला गोरखपुर में नहीं है, बल्कि ये आपका लगता है बलिया ज़िले में, और बलिया आपका प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला होगा। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में है, देवीपाटन बलरामपुर में है, और देवा शरीफ कहिएगा या इसी को आप कह सकते हैं वारिस अली पाक मेला, ये आपका बाराबंकी में है। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन ज्योग्राफी क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, मे बी, देखिए फिर भी आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे बता देंगे। रसेदार फल जैसे लीची हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, यह किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है ना। रसेदार फल किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है, ये आपसे पूछा गया है। टैगा जलवायु, मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, या भूमध्य रेखीय जलवायु। टैगा हो नहीं सकता है, मानसूनी हो नहीं सकता है, भूमध्य रेखीय हो नहीं सकता है। बचा क्या, ऑप्शन सी
भूमध्य सागरीय जलवायु में ये विशेषता आपकी पाई जाती है, रसीदार फल आपके मिलते हैं। अक्सर पूछा जाता है, इसको भी आप वन लाइनर के रूप में लिख लीजिएगा। हो सकता है मैं भी आपको ऑफलाइन क्लास में ना बताया हो, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से लिया गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 21 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कि 6 से 21 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 21A है। पहले प्रश्न का उत्तर और सबसे लास्ट में चारों ऑप्शन की व्याख्या, क्योंकि ये जितने अनुच्छेद दिए गए हैं ना, सब के सब इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछे जाते रहे हैं। 6 से 21 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। पूछा जाए किस संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो अनुच्छेद भी पूछा जाता है, संशोधन भी आपसे पूछा जाता है। ये तो प्रश्न का हो गया। अगर अन्य की बात करिए, अनुच्छेद 23 बलात्श्रम का विरोध करता है। जबरदस्ती किसी व्यक्ति से आप बेगार नहीं ले सकते हैं, मतलब ज़बरदस्ती उससे जो है आप बेगार नहीं वसूल करेंगे, है ना। अनुच्छेद 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए किसी जो जोखिमपूर्ण कार्यस्थल है वहाँ पे नियुक्ति का निषेध करता है। और 21 से आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। प्रश्न संख्या 16 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता भी कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता, देखिए कुछ टाइपिंग मिसटाइपिंग हुई है, पत्रकारिता लिखा है, इसे आप पत्रकारिता पढ़ेंगे, जर्नलिज्म पढ़ेंगे, है ना। पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेडफॉक या फिर लॉर्ड रिपन, है ना। पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे उत्तर आपका राइट होने जा रहा है। शेष ऑप्शन की व्याख्या करते हैं। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही जो है 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ये फैक्ट आपसे पूछा जाता है। दूसरी चीज़, लॉर्ड मेयो भारत का एकमात्र ऐसा वायसराय है जिसकी हत्या कर दी गई थी। दो चीज़ें लॉर्ड मेयो से आपकी बनती हैं। लॉर्ड लिटन बहुत ही भारतीयों के लिए बहुत ही बेकार शासक, है ना, और इसी ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था और आर्म्स एक्ट लागू किया था, है ना। लॉर्ड रिपन इसके अपेक्षा अच्छा शासक था और इसे जो सज्जन रिपन के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। इल्बर्ट विल विधेयक आपका लाया था 1883 ईस्वी में, और अच्छे काम किए थे भारतीयों की जनता के, मतलब भारतीय जनता के लिए हितों में इसने काम किया था, है ना। सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अभ्यर्थी इस प्रश्न को गलत करने वाला है ना। कौन सी जनजाति हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? मुंडा जनजाति, जारवा जनजाति, टोडा जनजाति या फिर थारू जनजाति? इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताएंगे और 100% बताएंगे, बता भी रहे हैं आप लोग। ऑप्शन डी, थारू जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में निवास करती है, उत्तराखंड में भी पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो है गोरखपुर के समीपवर्ती भागों में आपको मिलेगी, या नेपाल का जो बॉर्डर है ना वहाँ पे आपको मिलती है। पहली चीज़, थारू के बारे में कहा जाता है इसका संबंध जो है वह किरात वंश से है। एक वंश याद रखिएगा, किरात, है ना। किरात वंशीय माने जाते हैं और याद रखिएगा हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित होने के बावजूद ये हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो है ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जो इनके परिवार के एक्सपायर हो चुके हैं, उनको याद करके दुखी होते हैं, है ना। एक चीज़ हो गया। थारू जनजाति में एक त्यौहार आपका मनाया जाता है, पूछा जाता है बजहर। पूछेगा बजहर त्यौहार का संबंध किस जनजाति से है? थारू बता दीजिएगा। और साथ ही साथ यहीं पे जो है एक लखीमपुर खीरी शहर आपका याद है, आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी में इस जनजाति के शैक्षिक विकास के लिए विद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये तो रहे थारू से बनने वाले प्रश्न। मुंडा जनजाति पाई कहाँ जाती है? तो बताएंगे झारखंड में। और इस जनजाति में एक त्यौहार मनाया जाता है सरहुल, याद रखिएगा, है ना। सरहुल आपसे पूछा जाता है। सरहुल प्रकृति पूजा का पर्व है
मुंडा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। और इसके अलावा इसी जनजाति में जो है जैंगटोपा संस्कार का उल्लेख भी मिलता है। जारवा की बात करिएगा, अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजाति है। भारत की सबसे आद्य या सबसे पुरानी जनजाति है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाएगी? टोडा पाई जाएगी आपकी नीलगिरी पर्वतों पर, स्पेशली तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, है ना। बहुपति प्रथा पाई जाती है इसमें, और साथ ही साथ एक से अधिक कन्यावध की प्रथा भी इसमें मिलती है। तो ये रहा जनजातियों का पूरा एनालिसिस। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पश्चिम बिहार दिया गया है और एक तरफ जिला दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का यह क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। लाख बहासी पश्चिम बिहार कन्नौज है, समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली है, नवाबगंज पश्चिम बिहार कानपुर दिया है और सांडी पश्चिम बिहार हरदोई दिया है। गलत आप करेंगे नहीं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में पड़ता है, न कि कानपुर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यह आपका सुमेलित नहीं है। 1985 में स्थापित है और उत्तर प्रदेश का पहला पश्चिम विहार है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में इसे आप चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम विहार के नाम से भी पुकारते हैं। लाख बेहोशी की बात कर लीजिएगा, कन्नौज में स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम विहार है। और बाकी आपका दोनों सुमेलित है, समस्तपुर और सांडी। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत, सब भूल जाइए, इसे मत भूलिएगा। चरकुला लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? अवध क्षेत्र दिया है, रुहेलखंड दिया है, ब्रजभूमि है और बुंदेलखंड है। देखिए यही क्वेश्चन हूबहू 2018 का पेपर हुआ था पुलिस का, उसमें पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे क्षेत्र नहीं दिया था बल्कि राज्य दिया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। तो चरकुला का संबंध किससे है? यूपी से। और यूपी में कहाँ से है आप बताएंगे? पश्चिमी यूपी या ब्रजभूमि क्षेत्र, है ना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो गलत होने की संभावना आपसे नहीं होगी। इस सेशन के ख़त्म होने के बाद जितने भी अभ्यर्थी लाइव हैं वो, या जो बाद में भी जो वीडियो देखेंगे, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस सेशन में जितना भी आप प्रश्न पाते हैं ईमानदारी से, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के लिखना है, क्योंकि देखिए ये आपका खुद का मूल्यांकन है, आप कितना पा रहे हैं। 4 लोग के बीच में 20 बताएंगे, कोई कहेंगे अरे, सब लोग यही कहेंगे झूठ लिखे। जो भी आपका आता है ना, पूरा का पूरा उठा के आप क्या करिए, ईमानदारी से उसका बताइएगा, लिखिएगा। और साथ ही साथ अपने जिस संस्था में मुझसे पढ़ चुके हैं आप उसका नाम लिखेंगे, है ना। देखिए 4 जुलाई, 22 दिसंबर, 21 जून और 3 जनवरी किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होगा मैं आपको बता दूँ, पहले प्रश्न का उत्तर और फिर एक्सप्लेनेशन। सबसे पास कब होगी? 3 जनवरी, ऑप्शन डी, है ना, सॉरी। सबसे 3 कब होगी? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, 3 जनवरी सबसे पास होती है, पहली चीज़। और साथ ही साथ याद रखिएगा सबसे दूर कब होती है, तो आप बताएंगे 4 जुलाई को, है ना। 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून आपका सबसे लंबा दिन होता है। तो ये तरह महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले दिन, दूसरे दिन, कल फिर सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। तो धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, ओके।